हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहाँ पे अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखिए आज मैं क्या लेकर आया हूं। देखो हमारा चल रहा था हेड और सब हेड, यानी बोला जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी चल रहा था। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी है, जहां पर मैंने आपको पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी के बारे में बताया, उसका बैलेंस शीट बताया, बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी प्लस एसेट के अंदर में कौन कौन सा मेजर हेड होता है, कौन कौन सा सब हेड होता है, उसमें क्या क्या एग्जांपल है, वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एसेट लायबिलिटी सब खत्म। अब क्या करना है, अब हमें बैलेंस शीट नहीं, अब हमें जानना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। यानी आज की वीडियो में आप देखोगे क्या कि स्टेटमेंट, यानी कोई भी कंपनी जो होती है अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कैसे बनाती है, वो कैसे अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाती है, उसका फॉर्मेट क्या है, फिर इसके अंदर में कौन से हेड बनेंगे, कौन से मेजर हेड बनेंगे, मेजर हेड ही बनते हैं इसमें से, ठीक है, कौन कौन से मेजर हेड होंगे, वो सारा कुछ आज की वीडियो में देखेंगे। आराम से देखेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से बिना स्किप किए हुए देखो। जो अगर ये चीज देख लेना तो आने वाला टाइम में मैं आपको बता देता हूं, जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट आएगा, कंपैरेटिव, ठीक है, प्रॉफिट लॉस आएगा, कॉमन साइड बैलेंस शीट और कॉमन साइड जो प्रॉफिट बनेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, फॉर्मेट को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं बता रहा हूं, ये वीडियो को ध्यान से देखो, सारे फॉर्मेट को समझो, क्योंकि आने जब मैं उस जगह पहुंचा तो मैं आपको पूरा फॉर्मेट डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, मैं आपको उसकी पिक दिखा दूंगा जिससे आप समझ जाओ हाँ ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसा होता था, हाँ ये स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट इस टाइप का होता था। इसलिए अभी मैं दिखा रहा हूं, आप अच्छे से देखो कि किस तरह एक कंपनी अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट को रेडी करती है, कैसे वो बनाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आराम से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये मैंने पूरा फॉर्मेट रेडी करके रखा हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर डेट पार्टिकुलर्स, बैलेंस शीट के जैसा यहाँ पे नोट नंबर होगा, ये हमारा करंट ईयर का अमाउंट होगा और ये हमारा प्रीवियस ईयर का सारा अमाउंट होगा। बस अभी इस फॉर्मेट में सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में सबसे पहला जो आता है उस चीज को ध्यान रखिएगा, हमारा 1, इसमें सबसे पहला आता है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये फॉर्मेट का सबसे पहला आइटम होता है। अगर बोला जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो समझना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सेल। तो ठीक है, तो सीबीसी वालों के लिए यदि बोला जाए, सीबीसी के अकॉर्डिंग नया जो कंपनी का फॉर्मेट आया उस हिसाब से सेल नहीं बोल के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से ज्यादा होता है। ठीक है, अब आपका जो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा, करंट ईयर का करंट ईयर में दे देना, अगर प्रीवियस ईयर का हो तो प्रीवियस ईयर में दे देना, सीधी सी बात है। ठीक है, आपका जो भी होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो दे देना। अगला आपका 2 नंबर में जो आएगा उसको ध्यान से देखिएगा, इस फॉर्मेट में जो अगला हेडिंग चालू होगा, देखिएगा मैं आपको बढ़िया से लिख के दिखा रहा हूं, इसलिए बढ़िया से देखो ना, गड़बड़ मत करना, बिल्कुल भी मुझे गड़बड़ नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहां पे कर रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनिएगा, ऐड होता है, ठीक है, मैं यहां पे ऐड कर दे रहा हूं, अगर आप चाहो तो ऐड लिख सकते हो और नहीं चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐड क्या होता है, इसमें अदर इनकम, यानी जितनी भी आपकी अदर इनकम्स होगी, जितनी भी आपकी अदर इनकम होगी वो सारा कुछ क्या होगा, यहाँ पे करंट ईयर की इसमें चली जाएगी और प्रीवियस ईयर की इस जगह पे चली जाएगी। बस भाई तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बाद आपकी जितनी भी अदर इनकम होगी वो फॉर्मेट में दिखेगी। उसका क्या करना है, उसका वो कुछ नहीं करना है, इसका टोटल करना है। क्या करना है, इसका टोटल। तो ध्यान से देखिएगा टोटल कैसे करना है, यहाँ पे टोटल बना देता हूँ, टोटल। अब टोटल करने बाद इस टोटल के ठीक सामने में लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा 3 नंबर, 3 नंबर उसका टोटल करने वाला आपको बनता है, ध्यान से सुनिएगा, उसको बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। क्या बोलते हैं उसको, टोटल रेवेन्यू के नाम से जाना जाता है। टोटल रेवेन्यू बना कैसे, वो देखो, टोटल रेवेन्यू बनेगा, ये देखिए यहाँ पे मैं उंगली को देखिए 1 + 2, अगर 1 + 2 को मैं अगर ऐड कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, टोटल रेवेन्यू निकल के आ जाएगा। बस ये पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिखा रहा हूं, क्योंकि इसके बाद हर एक चीज का आपको हेड देखना है कि मेजर हेड के अंदर में कौन कौन सा आइटम, मेजर हेड के अंदर में कौन कौन सा आइटम कहां जाएगा, तो इसलिए ध्यान से देख लो, बहुत अभी काम वाला चीज है, ध्यान से देखिए। तो ये हो गया हमारा टोटल रेवेन्यू, बोलो तो लिख कर आराम से,
होगी आराम से, चौड़ी होगी। अब क्या करना है उसमें, अब हमारा चार होगा, इसको चाहो तो आप इसको बॉक्स बना के बंद भी कर सकते हो, मैं काम करता हूँ इसको लाइन देके बंद कर देता हूँ, ठीक है, लाइन देके मैं बंद कर दिया। अब क्या करना है, अब आपको आगे का काम करना है। अब आपको 4 नंबर पे आपका चालू होगा, याद रखना, करेंगे क्या, एक्सपेंसेस, यानी जितना भी एक्सपेंसेस होगा वो सारा कुछ दिखेगा, यानी लिखा मैंने यहाँ पे लेस एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ से सारा का सारा जितना भी एक्सपेंसेस होंगे, और एक्सपेंसेस याद रखना एकदम सीरियस वाइज होने चाहिए, जैसे मैं दूंगा उसी तरह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में आपको डालना है, उसी हिसाब से बनाया गया है कि सबसे पहला जो एक्सपेंस आपको देखने को मिलेगा वो होगा आपका क्या, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम। जो भी आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम होगा वो क्या होगा, आप लिख दीजिएगा, करंट का और प्रीवियस ईयर में प्रीवियस। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के बाद आपका आएगा, क्या रखिएगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये वाला जो खर्चा होगा, जो आपने स्टॉक का खर्चा किया होगा खरीदते समय, वो करंट वाला करंट में और प्रीवियस में डाल देंगे। आराम से देखो, फॉर्मेट है, इसको आराम से देखो, बारीकी से देखो, वरना दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी आपको पड़ सकती है। तो ये हमारा हो गया। अगला क्या है, देखो अगला जो हमारा आएगा, ध्यान से देखिएगा, अगला बोलते हैं चेंज, ठीक है, इसको पूरा लाइन में पढ़ देता हूं, चेंजेस इन इन्वेंटरी, चेंजेस इन इन्वेंटरीज, अब चेंजेस इन इन्वेंटरी यानी चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ बोल के, इसके नाम क्या देखो, चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ क्या, फिनिश गुड्स, ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। अच्छा, और क्या, वर्क इन प्रोग्रेस, यानी किसी भी तरह का वर्क इन प्रोग्रेस होगा वो यहां पे आएगा, एंड स्टॉक इन ट्रेड, ये हमारा आएगा, ठीक है। जो भी होगा आपका, यानी अगर आपका कोई भी फिनिश गुड्स में कोई चेंज आया, या वर्क इन प्रोग्रेस में कोई चेंज आया, या स्टॉक इन ट्रेड में कोई चेंज आया, तो वो क्या करके आपको क्या करना है, उसको चेंज को करके जो भी अमाउंट आएगा उसको क्या करना है, करंट ईयर और प्रीवियस में लिख देना है। अच्छा, और क्या आएगा हमारा एक्सपेंसेस में, और क्या एक्सपेंसेस आ सकता है, तो देखो अगला जो आएगा उसको क्या बोलते हैं, वो ध्यान से सुनना, इसको बोलते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, यानी एम्प्लॉय से जुड़ा कोई भी अगर एक्सपेंसेस होता है तो वो क्या करेंगे, हम लोग इस जगह पे आराम से रिकॉर्ड कर देंगे, इसको क्या करेंगे, आराम से यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। अगला क्या आएगा, अगला जो होगा वो हमारा फाइनेंस कॉस्ट होगा, यानी फाइनेंस से जुड़ा कोई भी अगर कॉस्ट आप करते हो, फाइनेंस से जुड़ा कोई भी अगर आप कॉस्ट करते हो तो वो क्या कीजिएगा, यहाँ पे रिकॉर्ड कर दीजिएगा। अब उसका क्या करना है, सुनना, अगर उसके बाद आपका जो भी डेप्रिसिएशन होगा उसको भी दिखाना, वो भी हमारे क्या खर्चे भी करने में आता है, तो क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन एंड amortize expenses, ठीक है, डेप्रिसिएशन एंड amortization expenses, किसी भी तरह का कोई डेप्रिसिएशन या कोई amortization expenses होगा वो क्या कीजिएगा, इस जगह पे रिकॉर्ड कर दीजिएगा, ठीक है। उसका क्या करना है, उसका एक और खर्चा आएगा, अब इतना खर्चा का नाम ले लिए, अब जो खर्चे बाकी बच जाएंगे वो सारे के सारे कहलाएंगे अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस बोल के वो सारे क्या करेंगे, इस जगह पे रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब क्या करना है, अब आपको इसका टोटल करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, टोटल, यानी सारे के सारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनका टोटल करना पड़ेगा, तो लिख कर दिया हमें टोटल सारा का सारा, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस के नाम से इसको जानेंगे, बस सुना ली, टोटल एक्सपेंसेस के साथ क्या करें, इसको लिख देंगे। यानी आपको सबसे पहले क्या आएगा इस फॉर्मेट में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, यानी सेल लिख देना, ऐड करेंगे अदर इनकम, प्रीवियस ईयर करंट ईयर जो भी होगा लिख देना, फिर ये दोनों को जोड़ेंगे तो जो अमाउंट आएगा उसको बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। यानी आप जो बचपन में बनाते थे, याद रखिएगा, आप जो प्रॉफिट लॉस बनाते थे बचपन में, एक समय क्या सारी इनकम लिखते थे और एक समय क्या सारा का सारा खर्चा लिखते थे, ये लिखते थे ना। तो पहले इनकम का ये कर लो, टोटल इनकम को पहले पूरा बना लो, तुमने इनकम को पूरा बना लिया, अब उसका क्या करना है, सारा का सारा एक्सपेंसेस, जितना भी सारा एक्सपेंसेस है उसका टोटल कर, देखो हमने कर दिया एक्सपेंसेस को। अब क्या करते हैं, इनकम में से एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे, हम लोग भी वही काम करेंगे, इनकम में से एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो ये क्या बनेगा, ये मेरा पांचवा पॉइंट बनेगा,
ये मेरा कहलाएगा पांचवा। क्या लिखेंगे उसको, लिखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अभी जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा ये कैसे बनेगा देखो, ये देखो ये हमारा देखो इस जगह पे देखो, ये जो हमारा है जो केवल 3 नंबर, यानी सारी इनकम में से 3 नंबर में से जब 4 नंबर क्या जो टोटल हमारा एक्सपेंसेस हुआ ये वाला, उसमें से जब 4 नंबर माइनस कर देंगे उसके बाद आपका जो भी आएगा वो कहलाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे आराम से। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स होने के बाद आपको क्या करना है, उसमें से टैक्स घटाना है। क्या घटाना है, टैक्स। तो आपका जो भी टैक्स होगा, ठीक है, वो आपका होगा क्या, छठा नंबर पे लिखेंगे क्या, लेस टैक्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया लेस, ठीक है, लेस टैक्स। आपका जो भी टैक्स होगा वो यहाँ पे लिख दीजिएगा टैक्स। अब टैक्स को क्या कीजिएगा, इसमें से माइनस कीजिएगा, जो भी करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का जो भी होगा टैक्स को माइनस कीजिएगा, और उसके बाद माइनस करने के बाद आपका जो भी आएगा, याद रखिएगा डबल लाइन से क्लोज करेंगे इसको। तो माइनस करने के बाद जो भी आएगा उसको नाम दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, उसको हम बोलते हैं 7 नंबर बोलेंगे एक, ठीक है, 7 नंबर बोलेंगे, ध्यान सुनिएगा। प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलेंगे इसको क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे बना वो देखो, ये रहा हमारा कितना नंबर, ये देखो 5। तो जब 5 में से 6 हमने घटाया, यानी ये जो 5 में से हमने जब 6 घटाया, नजर आ रहा है आपको भैया से, देखो नहीं आ रहा है तो यार मैं रिजोल्यूशन बढ़ा रहा था। ये जो 5 है, 5 में से जब 6 हमने घटाया तो हमारा 7 जो आया वो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहलाएगा। तो ये पूरा का पूरा क्या है आपका, आपका पूरा का पूरा कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट है। तो आया सर में, अब क्या करें उसको, अब हमें क्या इसमें हर एक टॉपिक को अलग अलग से पढ़ना है। यानी सबसे पहले पढ़ेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में, इसमें देखेंगे कि क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कौन कौन सा आइटम आता है, फिर देखेंगे अदर इनकम में कौन कौन सा आता है, फिर एक्सपेंसेस जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूमिंग कैसे निकाला जाएगा, परचेज स्टॉक एंड ट्रेड कैसे निकाला जाएगा, चेंज इन इन्वेंटरी कैसे निकाला जाएगा। जैसे मैं कुछ बातें बोलूं तो आपको मैं समझा सकता हूं, जैसे एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंस। अब एम्प्लॉय बेनिफिट्स में क्या है, मान लो वर्कर को सैलरी दिया जा रहा है, वर्कर को वेजेस दिया जा रहा है, वर्कर को बोनस दिया जा रहा है, तो मतलब एक एम्प्लॉय के ऊपर जितना खर्चा करें, एक एम्प्लॉय के ऊपर जितना खर्चा करें वो सब जाता है किसमें, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस में क्या जाए, फाइनेंस से जुड़ा, फाइनेंस का जो आपका कैपिटल होता है फाइनेंस, उससे जुड़ा जितना भी खर्चा, मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया, उस पर आप इंटरेस्ट दे रहे हो ना, आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट करवाया, उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो, कहीं से कुछ भी हो रहा है, कहीं से भी कोई भी खर्चा हो रहा है फाइनेंस से जुड़ा, वो सब कहा जाएगा फाइनेंस कॉस्ट में। अगला जो है डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, यानी आपने एसेट, आपका जो भी फिक्स एसेट होगा उस पर जो भी आपका डेप्रिसिएशन निकलेगा वो सारा कुछ इसमें जाएगा। अब देखो इसमें कुछ बातें क्लियर हो गई। अब जो बाकी जितने भी खर्चे बचेंगे वो सारे किसमें चले जाएंगे, हमारे अदर एक्सपेंसेस में चले जाएंगे। बात समझ में कि कैसे करना है। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है, अगर आप चाहो तो टाल लो इसको, क्योंकि इसके बाद हम लोग क्या करें, एक बारीकी से सब कुछ अलग अलग देखेंगे। तो टाल लो, उसके बाद हम लोग क्या करें, इसको देखेंगे आपसे, ठीक है। चलिए तो अब क्या करते हैं, देखो हमने पूरा का पूरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का पूरा फॉर्मेट देख लिया। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, उसके हेड देखने हैं। उन हेड के अंदर में कौन कौन सा आइटम आएगा, उन सब को हमें क्या करना है, आराम से देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आराम से। हमारा सबसे पहला जो हमारा मेजर हेड बनता है, याद रखना, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। याद रखिएगा इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ मेजर हेड होंगे, कोई सब हेड नहीं होगा। सिर्फ मेजर हेड होंगे, कोई सब हेड कुछ नहीं होगा। आराम से देखो कैसे देखो, सबसे पहला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये हमारा हेड बनेगा। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकाला जाए वो सबसे बड़ी बात होती है। देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकाला जाए वो देखना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो भी होगा आप यहां लिख दीजिएगा, लेस करेंगे रिटर्न। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब तो आपको पता ही है कि सेल होता है, और सेल से अगर कोई रिटर्न करेंगे तो वो लेस कर दीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कैलकुलेशन आपको सिखा रहा हूं साथ साथ। उसका क्या आएगा, बी नंबर में रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज। अब देखो गुड्स भी सेल किया जाता है, सर्विसेज भी सेल की जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों बेची जाती है, ठीक है। अगर आप सर्विस सेल
करते हो वो भी नेट, यानी नेट का मतलब क्या, याद रखिएगा कि रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज जो भी आपकी नेट होगी वो यहाँ लिख लीजिएगा, दोनों जोड़ के लिख लीजिएगा। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू सच एज सेल ऑफ स्क्रैप, और भी अगर किसी तरह का सेल ऑफ स्क्रैप यानी स्क्रैप को अगर बेचते हो तो वो भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल के आ जाएगा। ये जो आएगा ये होगा आम बिजनेस के लिए यानी आम कंपनी के लिए। लेकिन अगर कोई फाइनेंस कंपनी हुई, याद रखिए अगर कोई फाइनेंस कंपनी हुई तो फाइनेंस कंपनी के लिए उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कुछ और होता है। सोचो मैं एक फाइनेंस कंपनी हूं, मेरा काम है मार्केट में सब्जी नहीं बेचना, गुड्स नहीं बेचना, मार्केट में जिन लोगों को लोन चाहिए उनको लोन देना, ठीक है, उनको मैं लोन बेचता हूं, लोन आओ लोन ले लो। मैं ये नहीं बोलता अगर मैं बोलूं सब्जी ले लो, ठीक है, स्कूटर ले लो, बाइक ले लो, तो वो भैया इस कैटेगरी में चला जाएगा, ऊपर कैटेगरी में। लेकिन मेरा जो कंपनी है मैं गुड्स नहीं बेचता, सर्विस नहीं बेचता, मैं मार्केट में लोन प्रोवाइड करता हूँ, इसकी भी होती है। तो फाइनेंस कंपनी के लिए रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन इन लोगों के लिए क्या क्या होगा वो देखो, इनके लिए लिखा है क्या, इन केस ऑफ फाइनेंस कंपनी द फॉलोइंग विल बिकम रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन, उनके लिए ये सब रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन होगा। क्या क्या, पहला इंटरेस्ट इनकम, अब लोन जो दिया उस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो क्या कहलाएगा, मेरा रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन। किसके लिए, फाइनेंस कंपनी के लिए। डिविडेंड इनकम, हमने मान लो किसी तरह का डिविडेंड मिला, मुझे कहीं से डिविडेंड मिला, ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा, मेरा डिविडेंड इनकम कहलाएगा। नेट गेन और लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू फ्रॉम अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारा कुछ किस में जाता है, ये सारा कुछ आपका फाइनेंस में जाएगा। किस में जाएगा, हमारा पूरा का पूरा ये फाइनेंस में आपका जाएगा। समझ आया? तो याद रखना ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरल कंपनी के लिए है, और अगर कोई फाइनेंस कंपनी है तो उसके लिए रेवेन्यू हमारा ये वाला बनता है। क्लियर बात? अब देखो इसमें हम लोग सवाल भी करेंगे एक ही बार, पहले अदर इनकम को देख लेंगे। ये दो टॉपिक करेंगे, पहले इस पर एक सवाल बनाएंगे, फिर बाकी के टॉपिक को करेंगे, उस पर एक सवाल बना के खत्म करेंगे टॉपिक को, ठीक है, आराम से धीरे धीरे, ठीक है। पहले एक गणेश देखो, उसका देखो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दूसरा जो मेजर हेड बनता है वो क्या बनता है, अदर इनकम। अदर इनकम्स का, अदर इनकम में क्या होता है, देखो बहुत सारी इनकम होती है, जैसे वो सेल्स शुल्क हमने रिकॉर्ड कर दिया रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन में। अदर इनकम जितनी तरह की इनकम बचेगी वो सारी अदर इनकम में चली जाएगी। जैसे एग्जांपल में मैंने लिख दिया इंटरेस्ट इनकम, किसी तरह का अगर इंटरेस्ट मिलता है, कोई भी इंटरेस्ट होता है वो अदर इनकम में चली जाएगी। डिविडेंड इनकम, यार मैं फाइनेंस कंपनी के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी और कंपनी के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, तो डिविडेंड इनकम अदर इनकम में चली जाएगी। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने कोई इन्वेस्टमेंट को बेचा, उस पर कोई गेन हो गया तो वो क्या चली जाएगी, अदर इनकम में चली जाएगी। और उसमें से लेस करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर किसी तरह का लॉस हो जाता है तो वो क्या करेंगे, इस गेन वाले में से लेस करेंगे। और अदर इनकम सर्जन, इसके अलावा और क्या क्या आ सकता है, रेंट रिसिप्ट आ सकता है, डिस्काउंट रिसिप्ट और कमीशन रिसीव आ सकता है, यानी कोई भी डिस्काउंट रिसिप्ट हो या कोई कमीशन रिसीव हो तो वो किस में चला जाएगा, अदर इनकम के में चला जाएगा। ट्रांसफर फी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स रिटेन बैक है, ठीक है। अगला एक्सेस प्रोविजन फॉर बैड डेट रिटेन बैक है, ये प्रोविजन ज्यादा चार्ज कर लिया, पता चल गया अरे इतना तो हुआ ही नहीं तो रिवर्स करेंगे उसको। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम है, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स है, ठीक है। तो ये सारा जितना आइटम है ये सारा का सारा क्या है भैया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर में ये सब आएगा। और ये सब जितना आइटम है जो अभी मैंने बोला ए से लेकर पूरा डी, और डी के अंदर में जो है ये सब किस हेड में जाएगा, अदर इनकम के हेड में जाएगा। समझ में बात समझ में? तो पहले काम करते हैं, पहले इसमें एक सवाल बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाँ कैसे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो दो हेड में पड़े, पहला रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन, दूसरा में पड़ा अदर इनकम। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन ये और ये पूरा अदर इनकम। अब इसमें एक सवाल देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलो अब क्या करना है, अब हम सवाल सॉल्व करेंगे। एक सवाल को देखिए कि सवाल कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोग का वीडियो में उतना अच्छा नहीं आ रहा है तो अपना रिजोल्यूशन बना लीजिएगा। 360 अगर आपका दिख रहा है तो उसको 480 नहीं तो 720 कीजिएगा, ठीक है। तो रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, अच्छा सबको क्लियर नजर आएगा, ठीक है। क्योंकि ये बड़ी बड़ी चीजें होती है, मैंने बहुत कुछ लिखा है इस बोर्ड में, इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है दिखाई देने में, तो उसको रिजोल्यूशन सही कीजिए, आपको अच्छा नजर आएगा। थोड़ा डाटा कम बचाओ, ठीक है, इसे यहाँ पे देखो। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आएगा, उस क्वेश्चन को करेंगे आराम से। देखिए स्क्रीन पर देखिए आपको एक क्वेश्चन नजर आएगा,
लिखा है क्या उसमें? कंप्यूट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम एंड टोटल रेवेन्यू ऑफ ए नॉन फाइनेंशियल कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। सेल्स आपका 20 लाख है, सेल्स रिटर्न आपका 1 लाख है, सेल ऑफ स्क्रैप आपका 40,000 का है, सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम्स 5,000 का है, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स 10,000 का है, इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट आपका 20,000 का है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इस छोटे से क्वेश्चन से हमें निकालना है दो चीजें, रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन एंड अदर इनकम्स। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपकी खट जाएगी। चलो अब देखो करना क्या है। देखो मैंने भी आपको क्या बताया, यहाँ पे देखो दो तरह की कंपनियां होती है, एक होती है फाइनेंस कंपनी, देखो ये फाइनेंस कंपनी है, तो ये कौन सी कंपनी के लिए, ये कंपनी है नॉन फाइनेंस के लिए। किसके लिए, याद रखिएगा, ये जो मैंने बताया यहाँ पे ये नॉन फाइनेंस कंपनी है, याद रखिएगा। ठीक है, नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए, ठीक है, और ये वाला पोर्शन फाइनेंस कंपनी के लिए। अब आपको क्या बोला, आपको भी फिलहाल बोला नॉन फाइनेंस, नॉन फाइनेंस मतलब ये वाला बोला है, ये निकालने बोला है, अदर इनकम में जो जो चीजें आएंगी यहाँ पर वो सारा कुछ निकाल के आपको टोटल रेवेन्यू करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आराम से, देखो कैसे करना है। आराम से देखिएगा, मैं टोटल रेवेन्यू निकालने जा रहा हूँ। देखो सबसे नंबर वन यहाँ पे, ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग सबसे पहले लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम इनकम। देखो फॉर्मेट हमारा रेडी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जो चीजें आएंगी, क्या क्या आएगा, सबसे पहले हमारा देखो क्वेश्चन में सेल लिखा हुआ है, मैंने क्या किया, मैं सेल्स लिख दिया, मैंने यहाँ पे सेल्स लिख दिया। सेल्स कितने का है, सेल्स 20 लाख का है, यहाँ पे आराम से मैंने 20 लाख रुपीस लिख दिया। अच्छा उसके क्या, सेल्स का रिटर्न 1 लाख का, मैंने क्या किया, लेस किया, लेस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न कितने का, 1 लाख का, तो मैंने 1 लाख का मैं माइनस किया, 1 लाख माइनस करने के बाद आएगा बाहर में 19 लाख, हमारा 19 लाख यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये हमने सेल्स रिटर्न माइनस किया, तो मैं ब्रैकेट का साइन दे देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ये हमने माइनस किया। ठीक है, अच्छा 19 लाख का क्या और क्या है, इसका देखो आपको नजर आएगा सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप कहां जाता है, रिफरेंस है ना, अरे फॉर्मेट लिखो, सेल ऑफ स्क्रैप इसी का में जाएगा, तो मैंने यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ही जाएगा, तो मैंने लिख दिया सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप। ठीक है, कितने का है, 40,000, मैंने 40,000 पे कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये टोटल करना है, टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, 19,40,000 हो जाएगा, 19,40,000 हमारा हो गया बस। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब हमारा अगला जो हेडर इनकम है वो क्या होगा, अदर इनकम। देखो ये अगला हेडर जाएगा हमारा अदर इनकम। देखो दो नंबर, तो मैंने यहाँ पे किया 2 नंबर 1 2, फॉर्मेट के अनुसार चलेंगे हम लोग बढ़िया से। तो हमारा क्या आएगा, अदर इनकम, हमने किया अदर इनकम्स। ठीक है, अदर इनकम्स में क्या क्या आ जाएगा वो देखो ध्यान से। अदर इनकम में आएगा पहले सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम, सेल यानी सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम्स। ठीक है, जो भी आपका मिसलेनियस आइटम्स होगा वो यहाँ लिख देंगे इधर कॉलम में, जो कि आपका 5,000 का है। अच्छा अगला क्या है, अगला देखो आपको नजर आएगा रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, तो रिफंड ऑफ इनकम टैक्स आ जाएगा, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, ये भी हमारा अदर इनकम में ही आता है, इनकम टैक्स। ठीक है, ठीक, इनकम टैक्स कितने का है, 10,000। अगला क्या है, इनकम इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट। अब देखो अदर इनकम में क्या है, इंटरेस्ट इनकम था, डिविडेंड इनकम था, गेन था, अदर इनकम में रेंट रिसीव डिस्काउंट, ये सारा मैंने लिख दिया। अब इसमें से क्या, सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम, देखो मैं लिखा था सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम, ये तो अदर इनकम का था, दे दिया। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, देखो रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, ये भी हमारे इसमें चला गया। अब सवाल हुआ लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट, ये कहां लिखा है, अरे सर कहां लिखा सर, अरे है बच्चा, यही तो है पूरा इंटरेस्ट इनकम, यही तो है, उसमें लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन ये वगैरह नहीं ना, है। तो देखो यहाँ पे आराम से लिखा है, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। ठीक है, टाइम डिपॉजिट
और डिपॉजिट समय कितने का है 20,000 का, हमने 20,000 पे लिख दिया। अब टोटल करेंगे तो हो गया 35,000। अब भैया पूरा का पूरा टोटल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 19,75,000। ये आया कैसे वो देख लो, ये हमारा कहलाएगा 3 नंबर में, चाहे तो लिख सकते हो या ऐसे बोल सकते हो टोटल रेवेन्यू। और टोटल रेवेन्यू कैसे बना 1 + 2, यानी 1 + 2 जोड़ेंगे हमारा ये वाला फिगर आ गया। समझ में आया कैसे बना? आराम से पता चल गया कौन सा चीज कहां पे जाएगा, यानी कौन सा चीज कहां पे जाएगा, आराम से पुट भी हो गया, हमारा बन भी गया। तो ये था एक छोटा सा एग्जांपल जो मैंने आपको करा दिया। इसके लिए एक और एग्जांपल देखेंगे, वो होगा नॉन फाइनेंस कंपनी का। ठीक है, तो पहले जल्दी से इसको उतार लो, वीडियो पॉज कर लो, वीडियो पॉज करके उतार लो, इसको उतार लो, जल्दी से उतार लो। चलो अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और बनाते हैं। अभी जो क्वेश्चन रहेगा वो बना होगा नॉन फाइनेंस कंपनी से जुड़ा। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया, फाइनेंस कंपनी से जुड़ा। फाइनेंस कंपनी से जुड़ा पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। इस बार हम लोग सर्विस नहीं बेचेंगे, इस बार कोई गुड्स नहीं, इस बार लोन बेचेंगे। ठीक है, और लोन से क्या क्या भैया रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन हो सकता है फाइनेंस कंपनी से, वो देखेंगे। उसके लिए जल्दी से स्क्रीन पे देखिए, एक पिक नजर आएगी, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो पिक पे देखो, compute from operation other incomes and total revenue for a financial company from the following particulars। बोला है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, यानी हमने जो लोन दिया उस पर इंटरेस्ट आया है 40 लाख का। फी रिसीव फ्रॉम अरेंजिंग लोन, हमें क्या मिला, लोन लेने अरेंज करने में 5 लाख का भैया इनकम रिसीव हुई है, फी रिसीव हुआ में। मिसलेनियस इनकम है हमारा 15,000 का। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग है 2 लाख का, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा 1,20,000 का। तो ये 5 आइटम दिया हुआ है, इसमें कौन सा आइटम कहां जाएगा, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगा कि अदर इनकम में जाएगा, इसको ध्यान में रखते हुए क्या करना है, सॉल्व बनाना है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको फिर बना पाऊं। आई होप कि आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इस सवाल को बनाते हैं, पिक हट जाएगा। चलो अब क्या करना है, अब तो सवाल बनाना है। ठीक है, फिर से देखो अभी क्या करा, क्या रखा, फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंस कंपनी के लिए देखिए रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन क्या होता है, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, नेट गेन और लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू फ्रॉम अदर फाइनेंशियल सर्विस। अदर इनकम में जो आएगा उसको ध्यान में रख के करना है। अगर आपने रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन पकड़ लिया तो वही बाकी की चीज पकड़ लो। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो देखो यार, सबसे पहले जो हमारा हेडलाइन बना रखा है रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन, इसमें सबसे पहले जो इंटरेस्ट और लोन की में ये कहां जाएगा, ये रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन में जाएगा। हमने लिख दिया इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन। ठीक है, यानी मैं जो लोन दिया है उस पर मुझे आया है इंटरेस्ट कितने का 40 लाख, ये 40 लाख का मेरा यहां गया। ठीक है, अगला क्या, फी रिसीव फ्रॉम अरेंजिंग लोन, ये कहा जाएगा, ये भी हमारा जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। हमने लिख दिया फीस रिसीव्ड, ठीक है, फॉर अरेंजिंग लोन, ठीक है, अरेंजिंग लोन्स, ठीक है, छोटा सा लिखवा दिया है यहाँ पे, छोटा सा लिख दिया हूं, आप ध्यान से रखिएगा, ये लोन लिखा हुआ है LOAN, ठीक है, तो जगह कमी था इसलिए, और ऐसे लगा देना लोन्स। कितने का है 5 लाख लिख दिया। अच्छा अगला क्या है, मिसलेनियस इनकम, देखो लोग मिसलेनियस इनकम यहाँ पे लिखिए रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन में नहीं सर, तो जब नहीं लिखे तो कहां जाएगा, तो वो जाएगा अदर इनकम में। हमने दे दिया मिसलेनियस इनकम, ठीक है, मिसलेनियस इनकम हमारी इस घर में चल गई, कितने की 15,000। आराम से अगला क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, प्रॉफिट ऑन बिल्डिंग का बिल्डिंग इसमें जाएगी, देखो कि लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो कहां जाएगी, वो अदर इनकम में जाएगी। तो लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, हमने प्रॉफिट हुआ है बिल्डिंग बेचने पर, और कितने का है 2 लाख, हमने 2 लाख रुपए यहाँ दिए। ठीक है, अगला क्या लिखा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या ये है, ये मैंने लिखा है नेट गेन और लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, यही तो प्रॉफिट है। ठीक है, कहां जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट,
तो कितने का है? 1,20,000 का है, 1,20,000 यहाँ पे दिया हमने। अब क्या करना है? सबको जोड़ना है। तो हो गया 40 45 45 46 46,20,000 हमारे यहाँ पे आ जाएगा। इसका टोटल मारेंगे तो 2,15,000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब पूरा टोटल मारेंगे तो मेरा हो जाएगा पूरा का टोटल 48,35,000 ये बनेगा। क्या बोलेंगे इसको? इसके लिए बोलेंगे टोटल रेवेन्यू, यही बनेगा हमारा। ठीक है, कैसे बना? 1 + 2 करेंगे, हमारा टोटल रेवेन्यू निकल के आएगा। बोलो गणित कर लेंगे, आराम से हो गया ना? तो देखा हमने कैसे कर लिया, आराम से सॉल्व कर लिया। एक हमने किया नॉन फाइनेंस और एक फाइनेंस, और अदर इनकम का पोर्शन हमारा हो गया। अगला करेंगे, अगला करेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, चलो इसको देखते हैं, इसको टालो आराम से। तो अब क्या देखो, हमने रेवेन्यू का ऑपरेशन खत्म कर दिया, अदर इनकम खत्म कर दिया। अगला जो मेरा हेड बनता है वो क्या कहता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे बनेगा? देखो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा है, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल। ये इसका फॉर्मूला है, और तुरंत अगर निकालना सीख जाते हैं कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे बनाया जाता है, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब इसको करेंगे, समझ में आया? क्या करना है? ओपनिंग आपने ये थी पहले आपने आईएनपीओ यानी नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या था? ओपनिंग मटेरियल प्लस ऐड न्यू यानी परचेज मटेरियल और लेस करेंगे क्लोजिंग मटेरियल, तो आपका मटेरियल कंज्यूम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे ये हमारा तीसरा हेड है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का। अब इसमें एक सवाल देखेंगे, जल्दी से स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन नजर आया आपको, लिखा हुआ है कंप्यूट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम फ्रॉम द फ्लोइंग। अब तो फ्लोइंग निकालना है। ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल्स 4,20,000 यानी 4,20,000, मटेरियल्स परचेज 20 लाख यानी 20 लाख, एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल्स 3,80,000 इन 3,80,000 का दिया। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, फटाक से इसको कॉपी कर स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ताकि इस क्वेश्चन को मैं बनाऊं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इस क्वेश्चन बनाऊं। चलो, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको सॉल्व बनाते हैं। चलो ठीक है, अब क्या करना है? अब सवाल को बनाना है। कैसे बनाना वो देखो, आराम से। इसलिए मैंने ये डाटा को, इधर का डाटा में डाला है, बाकी मैंने यहीं पर रखा है, तो धीरे धीरे मिटते जाएगा और सारे सवाल होते जाएंगे हमारे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना है। मैं लिख दिया कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स कंज्यूम। ठीक है, ये काम करना है। ठीक है, कैसे करना है? सबसे पहला हमारा क्या आएगा? सबसे पहला हमारा आएगा ओपनिंग, ओपनिंग इन्वेंटरी, ओपनिंग इन्वेंटरी, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल्स, ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। आपने निकाल लिया होगा सब कुछ इसको बढ़िया से। ठीक है, ये क्वेश्चन अब जरूरत नहीं है वैसे, तो मैंने इसको कर दिया खत्म। चलो, जितना जरूरत है फिलहाल उतना कर ही देता हूं पूरा। एक एक करके स्टेप करते जाएंगे, सारे हेड लिखते जाओ, उसको डिलीट करते जाएंगे। चलो हो गया। तो ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल्स हमारा कितने का है? 4,20,000। यहां लिख दिया 4,20,000। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है? इसके साथ मुझे ऐड करना होगा। हमने किया ऐड परचेज। ठीक है, परचेज यानी परचेज किए हैं। ठीक है, तो मटेरियल्स को जो परचेज करें, परचेजेस ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, मटेरियल्स हमने जो भी खरीदा उसको क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। ये मैं 20 लाख का खरीदा पूरा, हो गया कितना? 24,20,000। ठीक है, 24,20,000, 24,20,000। अब क्या करेंगे? लेस करेंगे क्लोजिंग, क्लोजिंग इन्वेंटरी, इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, अब ये लिखेंगे मटेरियल्स। कितना आएगा? 3,80,000, 3,80,000 करने में कितना आएगा? आएगा मेरा पूरा पूरी 20,40,000। ठीक है, कितना आएगा? 20,40,000। हाँ, 20,40,000। ये हमारा आएगा पूरा क्या? ये आ गया हमारा मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम। लो, निकल के हमारे हाथ में आ गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम।
समझ आया कैसे बनाना है सवाल इसको भी। यानी हमारा एक और क्वेश्चन यानी 3 नंबर जो हेड है उस सवाल को भी हमने बना दिया और ये भी हमारा खत्म हो गया। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत लगी? हो गया ना आराम से, इसे उतार लीजिए आराम से आप लोग, ठीक है। अब मैं रुक रहा हूँ, आप लोग जल्दी से वीडियो को पॉज कर लो अपने से और वीडियो को पॉज करके इसको उतार लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके ये सवाल बना लिया होगा, ठीक है। तो हमारा देखो एक और हिस्सा खत्म हो गया, यानी हमारा बोला जाए 3 नंबर कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम खत्म, ये भी हिस्सा खत्म, चलो ये भी खत्म। अब ये भी खत्म कर देते हैं। चलो अगला क्या करना है, अगला हमारा जो चौथा जो हेड होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में, वो होता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ये वो चीजें होती है जिसको लोग खरीदते वापस से रीसेल करने के लिए, यानी ये बना बनाया चीज आता है, कोई रॉ मटेरियल नहीं होता, ये बना बनाया चीज है, इसको वापस से रीसेल करने के लिए खरीदा जाता है। तो इसका ये डायरेक्ट आपको मिलेगा, इसमें कोई कुछ नहीं करना होगा, ये आपको डायरेक्ट मिलेगा। अगला जो आता है पांचवा नंबर वो है हमारा चेंज इन इन्वेंटरी, ठीक है। इस यहाँ पे लाइट का से नजर नहीं आ रहा होगा, मैं लाइट को सही करवा देता हूँ, ठीक है। वीडियो को पॉज कर दो फिर करते हैं। चलो अब देखो मैंने लाइन को सही कर दिया ताकि आपको अपने नजर आए कि क्या लिखा हुआ है। तो हमारा जो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ये पोर्शन तो हमारा खत्म हो गया। अब मैं क्या से करा, अगला जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का अगला मेरा हेड होता है वो होता है चेंज इन इन्वेंटरीज। चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यानी फिनिश्ड गुड्स में क्या चेंज आया, वर्क इन प्रोग्रेस यानी वर्क इन प्रोग्रेस में क्या चेंज आया, एंड स्टॉक इन ट्रेड में क्या चेंज आया। इस तीनों को निकालने के लिए भाई इतना सा काम करना पड़ता है, एक छोटा सा वर्क नोट करना पड़ता है। क्या देखो बहुत सिंपल है, इसको अगर आपको निकालना है इन्वेंटरी का चेंज, इन्वेंटरी में सब कुछ आता है, आपने बच्चों सीख के रखा है। इन्वेंटरी में आपका रॉ मटेरियल भी आता है, फिनिश गुड्स भी आता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी आता है, स्टॉक इन ट्रेड भी आता है, फिनिश गुड्स भी आता है और वर्क इन प्रोग्रेस, ये तीनों ही आपकी क्या इन्वेंटरी है। इन तीनों को मिला के आपको चेक करना कितने की इन्वेंटरी एक्चुअली निकली। देखो कैसे करना होगा, सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड, आपका जो भी ओपनिंग इन्वेंटरी होगा वो यहां लिख दीजिएगा, लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड, लेस करके बाहर आ जाएगा। अगर देखो अब देखो हमारा इन्वेंटरी हो गया फिनिश गुड, देखो ये सीधा चले, पहले फिनिश गुड फिर वर्क इन प्रोग्रेस। देखो ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, आपका जो भी ओपनिंग होगा इन्वेंटरी वर्क इन प्रोग्रेस का वो लिख दीजिएगा, उसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो आपका निकल के आ जाएगा। अगला क्या है, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ध्यान दीजिएगा, और जो भी क्लोजिंग है उसको लेस कीजिएगा, लेस क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ स्टॉक इन ट्रेड लेस कीजिएगा, आ जाएगा। अब ये तीनों को आपस में जोड़िएगा, जो आपका आएगा वो आपका नेट इन्वेंटरी होगा, यानी नेट इन्वेंटरी होगा, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे नजर आ गया क्या लिखा, मैं लाइट को जला देता हूँ, मेरा फेस पर आपको शायद लाइट नजर नहीं आ रहा होगा, तो मैं लाइट को सही कर दे रहा हूँ। अब इसमें एक सवाल बनाएंगे और देखेंगे कैसे सवाल बनाया जाए, ठीक है। देखो आराम से देखोगे, आराम से आपको समझ में आएगा कि कैसे सवाल को बनाना है, ठीक है। तो चलिए सवाल बनाते हैं आराम से। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन, तो मैं आपको पिक में दिखा रहा हूँ, पिक में देखिए आपको पिक में नजर आएगी क्या लिखा बोलिए, प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट फॉर चेंज इन्वेंटरी फॉर अ ईयर डेट 31 मार्च 2018, यानी आपको नोट्स टू अकाउंट्स में क्या करना है, इसको बना के आपको दिखाना है, ठीक है। यानी चेंज कितना आया इन्वेंटरी में ये आपको उसको करके उसमें दिखाना है, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या लिखा है, इन्वेंटरी फॉर अ ईयर डेट 31 मार्च 2018 को फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन एंड डिटरमाइन द अमाउंट दैट विल बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपको ये सारा कुछ नोट्स टू अकाउंट्स में कैलकुलेशन करना है कि कितने का इन्वेंटरी चेंज आया और उसका जो भी नेट निकलेगा उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में आपको दिखाना है। देखो यहाँ पे दे दिया इन्वेंटरी ऑन 1/4/17, इधर में दिया इन्वेंटरी ऑन 31/3/18, यानी एक ओपनिंग डेट है क्लोजिंग डेट है। सबसे पहले स्टॉक इन ट्रेड है 4 लाख का, ओपनिंग में क्लोजिंग में 3,60,000। फिनिश गुड्स 7 लाख का, ओपनिंग में क्लोजिंग में 10 लाख। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग में 4,50,000 और क्लोजिंग में 5,80,000 का, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा सवाल आपको दे दिया गया है, आप क्या करो इसको सवाल को बनाना है नोट्स टू अकाउंट्स में। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग क्या करो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर इसको बनाएंगे। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब इसको करना है, अब इसको बनाना है सवाल। तो सवाल को बनाना है तो देखो मैंने फॉर्मेट इसलिए खींच के रख दिया था, ये कहां बनेगा, ये सारा का सारा मेरा बनेगा नोट्स टू अकाउंट्स में, नोट्स टू अकाउंट्स में ये मेरा सारा का सारा कुछ बनेगा, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स में ये सारा कुछ बनेगा। अब क्या करना है, सवाल बनाना है, तो बनाते हैं हम। सबसे पहले आपको क्या
चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे लिखा ए नंबर, हमने लिखा सबसे पहले क्या, और ऊपर में चाहो तो ऊपर में लिख सकते हो आप क्या, चेंज इन यानी चेंजेस, ठीक है, यहाँ पे लिख लो। अगर लिखना है तो चेंजेस, चेंजेस अगर लिखना है तो लिख सकते हो, ठीक है। चेंजेस इन्वेंटरी ऑफ वगैरह वगैरह जो कुछ है ऐसा आप कर सकते हो। एक रुक जाइए, रुक जाइए, तो इसको करना आराम से है, ठीक है। तो मैं एक काम करूं, पहले हेडलाइन दे देता हूं, यहाँ पे एक नंबर से पहले पूरा हेडलाइन दे देता हूं, इससे आपको अच्छा रहेगा। लिखा क्या है, चेंजेस इन इन्वेंटरीज, चेंजेस इन इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स, कॉमा वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड, इसमें जो भी चेंजेस आएगा वो आपको सारा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं क्या आएगा, सबसे पहले ए नंबर, सबसे पहले ए नंबर में क्या आएगा आपको, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स। सबसे पहले यही लिखा है, याद रखना, सबसे पहले यही लिखा है, तो लिख दिया ओपनिंग इन्वेंटरी, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। इसी से आपको सारे के सारे हेड भी पता चल रहे हैं, याद रखिएगा, सारे के सारे हेड भी पता चल रहा है और सारे के सारे छोटे-छोटे सवाल भी कर रहे हैं। तो देखो फिनिश गुड आपको नजर आ जाएगा, ओपनिंग मेरा 7 लाख का है, मैंने 7 लाख लिख दिया, यहाँ पे मैंने 7 लाख लिख दिया। अब उसमें से लेस करेंगे, ठीक है, तो लेस करेंगे, ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ लेस, आराम से चल रहा हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब मैं चलूंगा क्लोजिंग, क्लोजिंग इन्वेंटरी, क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। फिनिश गुड्स कितना है, देखो मुझे नजर आएगा 10 लाख का, देखो मुझे नजर आ रहा है 10 लाख का फिनिश है, ठीक है, क्लोजिंग वाला, ठीक है। 7 लाख ओपनिंग है और क्लोजिंग आपका 10 लाख का फिनिश गुड्स है, ठीक है, कोई बात नहीं है, तो है नेगेटिव में जाएगा और क्या होगा 10,000, ठीक है। तो चलो ये नेगेटिव में चला गया, माइनस करेंगे तो माइनस करके 3 लाख बाहर में आएगा नेगेटिव में, याद रखिएगा 3 लाख रुपया आपका नेगेटिव में बाहर आएगा। चलो ए नंबर तो हमारा कंप्लीट। अब बी नंबर में क्या करेंगे, बी नंबर हमारा वर्क इन प्रोग्रेस लेना है सारा का सारा। तो चेक करो वर्क इन प्रोग्रेस क्या है क्वेश्चन में, उसको करेंगे तो मैं लिख दिया ओपनिंग इन्वेंटरी, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, आराम से वर्क इन प्रोग्रेस। अब चेक करो वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, तो वर्क इन प्रोग्रेस मुझे ओपनिंग में लगा रहा है 4,50,000, 4,50,000, ठीक है। अब उसमें से लेस करेंगे, तो हमने क्या किया लेस, ठीक है, लेस क्या, क्लोजिंग, मैंने किया क्लोजिंग, क्लोजिंग इन्वेंटरी, क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। हमने ये वाला काम आराम से कर दिया हमने। मतलब कितने का है, देखो आपको 5,80,000 मिलेगा, 5,80,000, यानी नीचे वाला यहाँ भी नीचे वाला ही बड़ा है आपका, ठीक है, काफी बड़ा है। चलो तो कितना हो गया, वो बराबर से, तो कितना हो जाएगा, तो इधर में हो गया इधर पे आपका हाँ 1,30,000, 1,30,000 आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है, माइनस में आएगा, याद रखिएगा 1,30,000 का। अगला सी नंबर में क्या आएगा, सी नंबर आएगा सबसे पहले, अब आएगा लास्ट स्टॉक इन ट्रेड। तो स्टॉक इन ट्रेड आपको देखिए क्वेश्चन मिल जाएगा, तो देखिए डाटा ऊपर नीचे होगा, आपको उसको सजा के करना है। ओपनिंग इन्वेंटरी, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो देखो कितने का है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ ट्रेड को मुझे नजर आ रहा है 4 लाख का, तो मैंने यहाँ पे 4 लाख ले लिया, मैंने यहाँ पे आराम से 4 लाख ले लिया। अब क्या करूंगा, इसमें से लेस करूंगा, फटाक से लेस करते हैं, लेस क्या, क्लोजिंग इन्वेंटरी, तो मैंने कर दिया क्लोजिंग इन्वेंटरी, क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड, ये मैं कर दिया। कितने का है, तो मुझे लगा 3,60,000 का, मैंने लिख दिया 3,60,000 रुपया, ठीक है। क्या करना है, माइनस करना है, तो देखो आपका पॉजिटिव, ये वाला आपका पॉजिटिव में आ रहा है, ये वाला आपका पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में कितना आ रहा है, 40,000 रुपया आपका पॉजिटिव,
ठीक है। और 3,04,30,000, 4,30,000 में अगर मैं 40,000 घटा दूं तो कितना आएगा? हाँ आराम से बताओ कितना आएगा? तो आएगा मेरा कितना? 3,90,000, 3,90,000 रुपया आएगा, ठीक है। याद रखिएगा 3,90,000। इसको क्या बोलेंगे? इसको पहले बॉक्स को बंद कर देता हूँ अच्छे से ताकि आपको समझ आए बॉक्स को कैसे बंद करना है, ठीक है। इसको पहले बॉक्स को बंद कर देता हूँ। यहाँ से पूरा एकदम हमारा बन गया सवाल पूरा। इसको लाइन देखिए क्लोज, और इसको बोलेंगे हम लोग क्या? टोटल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? टोटल। यहाँ लिखेंगे टोटल, और टोटल कैसे बना हमारा? a प्लस b प्लस c, यानी a प्लस b प्लस c किया और हमारा ये भी निकल के टॉपिक और खत्म हो गया। समझ में आया? ठीक है। अच्छा हाँ ये नेगेटिव में हम याद रखिएगा, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ठीक है। 3,90,000 का नेगेटिव में आया, याद रखिएगा 3,40,000 में से 40 से 3,90,000 नेगेटिव में आया। देखो इस क्वेश्चन में नेगेटिव है, हमारा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में नेगेटिव में आया, तो देखो हमारा क्या हो गया? नोट्स टू अकाउंट हमने क्या किया? चेंज पता कर लिया कि कितने के मिनट में चेंज है। तो ये हमारा टॉपिक का 5 नंबर ये भी खत्म हो गया। अगला जो मेरा हेडलाइन चालू होता है, अब इसको उतार लो, वीडियो को पॉज करके आराम से उतार लेना, ठीक है। मैं 2 मिनट के लिए कुछ सेकंड के लिए खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है। आप लोग इसको कॉपी कर लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके इसको डाल दिया होगा। चलो ये टॉपिक खत्म होगा। अगला क्या आता है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। ये भी हमारा क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में ये भी हमारा हेड होता है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, यानी एम्प्लॉय के ऊपर आप जितना तरह का खर्चा करोगे, इन एम्प्लॉय को जितना तरह का आप बेनिफिट दोगे, जो एक मेरे लेवल से सोचो, अगर मैं अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा हूँ तो एम्प्लॉय के लिए तो वो बेनिफिट है, लेकिन मेरे लिए क्या? वो खर्चा है। क्या है वो? मेरे खर्चा है, ठीक है। मैं वेजेस दे रहा हूँ, एम्प्लॉय के लिए तो बेनिफिट है, लेकिन मेरे लिए वो क्या है? खर्चा है। यानी एम्प्लॉय के ऊपर किया गया सारा का सारा खर्चा आपका कराएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। और वो क्या क्या हो सकता है? लिखिए मैंने वेजेस, सैलरीज, बोनस एंड लीव इनकम अगर दिया जा रहा है तो भैया ये खर्चा है, ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस चला जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड अदर फंड्स लाइक ग्रेच्युटी, ठीक है, ये सभी क्या है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है। और क्या आएगा? स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस है, और स्टाफ का वेलफेयर के लिए जो खर्चा करें, जैसे क्या क्या हो सकता है? कैंटीन एक्सपेंसेस, कैंटीन में खाना खिला रहे हैं फ्री में, ये खर्चा हो सकता है। कैंटीन एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, जिसको ESOS बोला जाता है, एसओएस बोला जाता है। एक्सपेंसेस ऑन एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान, ESPP ये बोला जाता है। तो देखो एम्प्लॉय से जुड़ा इतने सारा का क्या होता है? बेनिफिट आपको मिलता है, मतलब हमें नहीं मिलता है, एम्प्लॉय को दिया जाता है। और कंपनी के लिए सब एम्प्लॉय से रिलेटेड सारा का सारा खर्चा होता है, ठीक है। अब क्या करना है? इस पर भी एक सवाल बना देते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कैसे सवाल को बनाया जाए और कैसे बनाया नहीं जाए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को आराम से, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके खत्म करेंगे इस टॉपिक को फटाफट, ठीक है। चलो मुझे मिल गया। तो देखो आपको स्क्रीन पे पिक नजर आ जाएगी, ठीक है। उससे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, वीडियो को पॉज करके मैं मिटा देता हूँ इसको। चलो बच्चों अब क्या कर रहे हैं? एक क्वेश्चन और देखते हैं कि कैसे बनाया जाए और टॉपिक को खत्म करते हैं ये वाला, ठीक है। बाकी का भी और हेड अभी है, अभी तो बस 6 तक लिखा, जगह नीचे से कम लिखा मैंने। तो चलिए पहले स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन आपको नजर आएगा। From the following information of ASA Limited for the year date 31st March 2015, prepare notes to accounts on employee benefit expenses। आपको employee benefit expense करना है। वेजेस है 5,20,000 का, मेडिकल एक्सपेंसेस है 30,000 का, सैलरी 7,40,000 का, प्रिंटिंग स्टेशनरी 15,000 का, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस 50,000 का, ग्रेच्युटी आपका 1,50,000 का, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 1,10,000 का। तो ये है पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब इसे आपको देखना है कौन कौन सा आइटम है जो आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, और कौन सा आइटम है जो आपका नहीं आएगा। तो चलिए से पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इनका। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, पिक हट जाएगी। चलो क्या करना है? देखो सवाल फिर से सवाल बनाना है, और सारा का सारा नोट्स टू अकाउंट्स बनाने को मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है। नोट्स टू अकाउंट में पार्टिकुलर्स एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस निकालना है सर। आराम से एक करके देखिए। सबसे पहले लिखो वेजेस। क्या वेजेस आएगा? हां वेजेस तो आता है, देखो यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस वेजेस आएगा। मैंने क्या किया? वेजेस लिख दिया, वेजेस। और वेजेस कितने का है? 5,20,000 का, 5,20,000 मैंने दे दिया, 5,20,000 आराम से दे दिया। अगला क्या है? मेडिकल एक्सपेंसेस है, हमने लिख
लिया, मेडिकल पे हाँ वो भी आएगा, या मेडिकल पे लिखा होगा, देखो ये भी आता है मेडिकल एक्सपेंसेस, ये भी हमने आराम से लिख दिया मेडिकल एक्सपेंसेस। अच्छा मेडिकल एक्सपेंसेस कितने का, 30,000 का, आपने 30,000 यहाँ पे लिख दिया 30,000 का। अगला क्या है सैलरी, सैलरी आता है हमारे सैलरी भी आता है, सैलरी भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, हमने लिख दिया सैलरीज। और सैलरी हमारा कितने का है, सैलरी हमारा 7,40,000 का, हमने 7,40,000 लिख दिया। अगला क्या है, अगला क्या प्रिंटिंग स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी ये आएगा क्या, नहीं सर ये नहीं आएगा, अरे ये क्यों आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट, ये तो भाई कहीं और जाएगा, ये इसमें नहीं आएगा, ये अदर इनकम में जाएगी, ठीक है भैया ये बात हो गई, ये नहीं आएगा। बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस क्या ये आएगा, नहीं बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस ये भी क्यों आएगा, कहां लिखा हुआ है, अरे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए खर्चा हो रहा है, ये अदर एक्सपेंसेस में जाएगा, ये नहीं आएगा। ग्रेचुटी, हाँ ग्रेचुटी आएगा, देखो ये लिखा हुआ है ग्रेचुटी, तो ग्रेचुटी तो आएगी, ग्रेचुटी तो ग्रेचुटी कितना है 1,50,000 का, हमने 1,50,000 दे दिया। अगला क्या है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, हाँ ये भी आएगा कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ठीक है प्रोविडेंट फंड। अच्छा कितने का है 1,10,000 का। अब क्या करना है, अब टोटल करना है, टोटल करो तो टोटल माने क्या हो जाएगा, टोटल करने पे आ जाएगा ये 15,50,000, 15,50,000 ये टोटल, ठीक है तो देख लेते हैं 15,50,000, ठीक है तो 5,20,000 प्लस 30,000 प्लस 7,40,000 प्लस 1.5 लाख और प्लस 1,10,000, 15,50,000 ये मान हो गया, और ये मान हो गया पूरा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। हेड भी समझ आ गया और इससे रिलेटेड छोटे छोटे जो ट्रीटमेंट है सवाल वाले वो भी हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। इसके बाद आगे का टॉपिक देखते हैं, ठीक है आप लोग इसको आराम से उतार लो, फिर स्टार्ट करेंगे, उतारो आराम से, ठीक है अच्छे से उतारना है, ठीक है आप इसको उतार लो, मैं यहीं पे हूं, ठीक है आप उतार लो इसको, फिर स्टार्ट करेंगे। अब क्या करना है, देखो हमारा काफी हेड हो गए, 6 हेड हो चुके हैं, 7वां हेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में जो 7वां हेड आता है वो हमारा होता है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट नाम से ही सबको पता चला, फाइनेंस यानी फाइनेंस से जुड़ा जितना खर्चा होगा वो सारा हो जाएगा फाइनेंस कॉस्ट में। जैसे लोन लिया, मैंने कहीं से लोन लिया, उस पर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ा, ये क्या है फाइनेंस कॉस्ट है। मैंने ओवरड्राफ्ट करवाया, उस पर मैंने मुझे इंटरेस्ट देना पड़ा, ये क्या है फाइनेंस कॉस्ट है। तो इस तरह के जितना फाइनेंस के ऊपर सारा खर्चा होगा वो सारा फाइनेंस कॉस्ट होगा। अब फाइनेंस कॉस्ट के अंदर में देखो दो तरह के होंगे, ये आपका यानी कि मेजर हेड है, मेजर हेड यही है। फाइनेंस कॉस्ट में या तो इंटरेस्ट से जुड़ा एक्सपेंसेस होगा या अदर बोरोइंग कॉस्ट होगा। भैया देख लो आराम से, या तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस होगा या तो अदर बोरोइंग कॉस्ट होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या एग्जांपल बनेंगे क्योंकि इस पर भी सवाल बनाएंगे बाबू, इसे ध्यान से देख लो। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में आएगा इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन बैंक फ्रॉम बैंक, यानी आपने जो भी इंटरेस्ट पेड किया, जो आपने लोन लिया बैंक से जो लोन लिया उस पर जो आपने इंटरेस्ट दिया वही आएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट लिमिट फ्रॉम बैंक, अगर आपने बैंक से किसी तरह का कैश क्रेडिट करवाया या किसी तरह का ओवरड्राफ्ट कराया उस पर जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो इसमें आएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर बॉन्ड एंड पब्लिक डिपॉजिट, अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो पब्लिक डिपॉजिट्स पर, डिबेंचर्स पर या किसी तरह के बॉन्ड्स पर, वो सारा का सारा इंटरेस्ट एक्सपेंस है। व्हाट क्या रहेगा इंटरेस्ट 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 हुआ तो भैया इंटरेस्ट इसमें चला जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में। अब इंटरेस्ट को छोड़ के कोई इसी तरह का और का खर्चा होगा मान लो तो वो किस में जाएगा अदर बोरोइंग में। जैसे क्या हो सकता है डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, आपने डिबेंचर को इशू किया उस पर किसी तरह का डिस्काउंट दिया वो रिटर्न ऑफ करें, वो अदर बोरोइंग कॉस्ट में चला जाएगा। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, यानी आप डिबेंचर का जब रिडम्पशन करेंगे उस समय किसी तरह का प्रीमियम पेबल करेंगे देंगे तो वो किस में चला जाएगा अदर बोरोइंग कॉस्ट में चला जाएगा। लोन प्रोसेसिंग चार्ज, लोन लेने के लिए आपको कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस लगा, कुछ लीगल चार्जेस लगा तो किस में चला जाएगा अदर बोरोइंग कॉस्ट में चला जाएगा। गारंटी चार्जेस, किसी ने को गारंटी दी उसके लिए चार्जेस लगा तो गारंटी
चार्जेस। कमीशन पेड फॉर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, किसी तरह का कमीशन आपको देना पड़ गया डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के लिए, तो भैया हो जाएगा। कमिटमेंट चार्जेस ये सारा कुछ इसमें चला जाएगा अदर बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, समझ में आया कि हमने इसको कैसे बनाना, कैसे हुआ ना, समझ आएगा। ठीक है, अगला क्या है, अगला डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस है। इसमें क्या है, इसमें डेप्रिसिएशन आएगा और अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, यानी अगला हिंट मैं पढ़ दे रहा हूं, इसका एग्जांपल देना बाकी है, बनाऊंगा। तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस अगला आपका हेड होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें डेप्रिसिएशन आएगा और आएगा अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, यानी इंटेंजिबल एसेट अगर आपका घट जाता है तो वो इस हेड के अंदर में चला जाएगा। इसके अंदर से दो ही होते हैं जो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, अब इसको यानी फाइनेंस कॉस्ट से जुड़े एक क्वेश्चन है मेरे आप सबके लिए, इसको बनाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, आराम से बनाते हैं। आप लोग सब देखो, आपको स्क्रीन पे पिक नजर आ जाएगी, फटाफट पिक पे देखिए। From the following information of X Limited for the year date 31 मार्च 2015, prepare notes to accounts और finance cost। आपको notes to accounts और finance cost का बनाना है। Interest paid on debenture 1,80,000 का, आपको पता करना होगा कि किस में जाएगा। Interest paid on term loan 3,10,000 का। Loan processing charges 60,000। Interest received on term deposit 75,000 का। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ 20,000 का। इंटरेस्ट पेड ऑन कैश के 2,50,000। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। 4 नंबर एक बात नोटिस करना, 4 नंबर जो पॉइंट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टर्म डिपॉजिट, ये उल्लू बनाने के लिए दिया है सर। उल्लू बना रहे सर, इंटरेस्ट, अरे इंटरेस्ट पेड कहां है, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट पेड नहीं, ये इंटरेस्ट रिसीव है। ये कहां जाएगा, ये जाएगा आपका अदर इनकम में। ठीक है, या देखिए ये जानबूझ के इसमें दिया है ताकि आप बेवकूफ बन जाए। तो फटाफट से क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं क्वेश्चन को बनाऊं। चलो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, पिन हट जाएगी। चलो अब देखो क्या करना है, हमें सवाल बनाना है। ठीक है, तो चलिए सवाल बनाते हैं आराम से। देखो नोट्स ऑफ अकाउंट्स मैंने रेडी करके रखा है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सारा का सारा फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मैंने लिख दिया, फाइनेंस कॉस्ट का कैलकुलेशन करना है। इसके अंदर में सबसे पहले दो हेड बनेंगे, याद रखना सब इंटरेस्ट एक्सपेंस है अदर बोरोइंग। तो मैंने क्या दिया, मैं आराम से लिखो, मैंने 1 नंबर कर दिया मैंने क्या, इंटरेस्ट एक्सपेंस, यानी इंटरेस्ट से जुड़ा जितना भी एक्सपेंसेस होगा वो सब कुछ इसमें चला जाएगा। अच्छा, दूसरा मेरा क्या चला जाएगा, ब्रॉकेट 2 में चला जाएगा मेरा अदर बोरोइंग कॉस्ट, अदर बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आराम से लिखते हैं। सबसे पहले क्या, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, किसमें जाएगा, ये जाएगा इसमें। देखो 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 यार, देखो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, तो किसमें जाएगा, ये किसमें चला जाएगा, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर लिख दिया। इंटरेस्ट इसके अंदर में, ठीक है, इसके अंदर में अच्छा से इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, ये हमारा इसमें चला गया। कितने का है, 1,80,000, 1,80,000 मैंने इनर कॉलम में लिख दिया। अगला क्या है, अगला इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन, ये किस में जाएगा, इसी में जाएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन, ठीक है, टर्म लोन। ठीक है, कितने का है, 3,10,000, 3,10,000 मैंने यहाँ पे डाल दिया। अगला क्या क्वेश्चन में देखो ध्यान से, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस ये इंटरेस्ट में नहीं आएगी, अदर बोरोइंग कॉस्ट में जाएगा। तो जल्दी से दे देते हैं, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, ये हमने इसमें दे दिया। अच्छा, कितने का है, तो ये 60,000 का, हमने 60,000 रुपए दे दिया। ठीक है, अगला क्या चौथा, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टर्म डिपॉजिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टर्म डिपॉजिट ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये तो अदर इनकम ही क्यों आएगा, नहीं आएगा, कैसे हो गया। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ 20,000, खाली आएगा, खाली आएगा, यहाँ पे अदर बोरोइंग में जाएगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ लो मैंने लिख दिया। ठीक है, कितने का है, तो 20,000 का, मैं 20,000 लिख दिया। अगला क्या है, अगला तो देखो नजर आ रहा है इंटरेस्ट पेड ऑन कैश क्रेडिट, ये कहां जाएगा, ऊपर में जाएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन
कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट। चलो सब कुछ हमें ले लिया, कितने का 2,50,000, 2,50,000 लिख लो। अब क्या करना है, अब आराम से टोटल करना है। चलो पहले इसका टोटल करते हैं। टोटल मैं नीचे से करूंगा, 9 यहाँ पे खत्म हो गया इस जगह पे, ठीक है। तो टोटल करना मेरा हो जाएगा मेरा 7,40,000, मैंने लिख दिया 7,40,000। यहाँ पे टोटल करने पर मेरा हो गया पूरा का पूरा 80,000। अब पूरा का पूरा फुल एंड फाइनल टोटल करेंगे तो हमारा हो जाएगा साथ में 8,20,000, 8,20,000 हमारा बन गया। ठीक, 8,20,000 हमारा टोटल बन गया। ये हमारा टोटल बन गया। टोटल ये मैंने लिख दिया टोटल, टोटल लिख दिया। अब भैया यहाँ पे लाइन लिख क्या मैंने क्लोज कर दिया, क्लोज कर, ठीक है। बाकी का मैंने रख कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा हो गया, समझ आया समझ में। अब इसको आराम से कॉपी करो। इसके बाद आखिरी लिखेंगे जो कि हमारा 9 नंबर होगा अदर एक्सपेंसेस का, ठीक है। तो फटाक से कॉपी करो, फटाक से कॉपी करो। अब क्या एकदम फुल एंड फाइनल हम लोग हिट करने वाले हैं स्टेट ऑफ प्रॉफिट लॉस में, जो कि अदर एक्सपेंसेस। अब देखो इस पर रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन में नहीं गया, अदर इनकम में नहीं गया, एक्सपेंसेस में आपका कॉस्ट ऑफ मैटेरियल कंज्यूम में नहीं गया, आपका इन्वेंटरी चेंजेस में नहीं गया, फाइनेंस कॉस्ट नहीं, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंसेस नहीं है, एमोर्टाइजेशन नहीं है, डेप्रिसिएशन नहीं है। अब जितना बच गया खर्चा, जितना खर्चा बच गया वो सारा का सारा अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा। समझ लो, जितना खर्चा आपका एक्सपेंसेस जहां से शुरू हुआ ना, कॉस्ट ऑफ मैटेरियल इन्वेंटरी, वहां से अब वो सब हेड थे, मतलब अंत में देखा हमने। अब उसके अंदर जो जो चीजें गई ठीक है, जो चीजें बच गई अब वो कहीं नहीं जाएगी, मुंह उठा के कहां चली जाएगी, अदर एक्सपेंसेस में। तो सारा का सारा अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने कुछ एग्जांपल आपको रखा है। सबसे पहले क्या, कंजम्पशन ऑफ लूज टूल्स इन स्पेयर पार्ट, स्टोर्स, पावर एंड फ्यूल, ये सब हमारा अदर एक्सपेंसेस के एग्जांपल होते हैं। अगला कैरिज इनवर्ड बोल दो या कैरिज आउटवर्ड बोल दो, वो हमारा अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। फ्रेट इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो, अदर एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमारा अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ये भी हमारा अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा। इंश्योरेंस लेस प्रीपेड, यार अगर इंश्योरेंस उसमें से अगर कोई प्रीपेड है तो उसको लेस करेंगे, अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो उसको ऐड करेंगे, ये सब दिमाग में रखिएगा, ठीक है। प्रीपेड ये फ्रेंड। डिस्काउंट अलाउड इसी में चला जाएगा, कमीशन अलाउड इसी में चला जाएगा। बैड डेट रिटर्न ऑफ एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट, किसी तरह का बैड डेट होगा या कोई प्रोविजन फॉर बैड डेट होगा, वो हमारा अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। रिपेयर्स टू मशीनरी, बिल्डिंग एटीसी, अगर मैं किसी चीज का भी रिपेयर्स करवाया, चाहे वो लैंड बिल्डिंग का हो, चाहे मशीनरी का हो, चाहे फर्नीचर का हो, किसी तरह का भी अगर रिपेयर्स कराएंगे तो अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा। यहाँ लाइट पैसा का आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं बोल दे रहा हूँ, यहाँ पर ट्रेड एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रेड, यानी ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रेड एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रेड एक्सपेंसेस भी हमारा अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये भी हमारा अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा। बैंक चार्जेस, ये भी हमारा अदर एक्सपेंसेस है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, डायरेक्टर का फी, ऑडिट फी, कन्वेंस एक्सपेंसेस एंड ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, एटीसी, बहुत सारा होता है, बहुत सारा खर्चा। तो मैं गिनने जाऊंगा तो बोर्ड कम पड़ जाएगा। तो ये सारे के सारे जितने खर्चे सारे के सारे अदर एक्सपेंसेस में जाएंगे। समझ रहे हो ऐसे एक्सपेंसेस, यानी कॉस्ट ऑफ मैटेरियल कंज्यूम में नहीं किया, इन्वेंटरी चेंज में नहीं किया, फाइनेंस कॉस्ट का आइटम नहीं है, एम्प्लॉय बेनिफिट का नहीं है, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस का खर्चा नहीं, ये सब हटाने के बाद जितने खर्चे होंगे, जितने भी खर्चे होंगे सारे के सारे अदर एक्सपेंसेस में जाएंगे। समझ आएगी, देख लिया अच्छा से। अब कुछ सब हेड हट कर लेते हैं, क्योंकि छोटे से सवाल हमने कर लिया, अब कुछ हेड कर लेते हैं और ये टॉपिक को खत्म करते हैं। चलो अब क्या देखो, मैंने आपके लिए एग्जांपल रेडी कर दिया है। क्या लिखा है, चूज द हेड ऑफ द फ्लोइंग आइटम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एंड प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में कौन से हेड में ये सारे आइटम जाएंगे, ये आपको बताना है। चलो एक एक करके, सबसे पहले सेल, सेल 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 कहां जाएगा, सेल जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। याद है कुछ याद है कहां पे जाएगा, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स, ये कहां जाएगा, रेवेन्यू ऑपरेशन, नहीं। अदर इनकम, याद करो कहां जाएगा, ये आपका ये जाएगा आपका कहां, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट कहां जाएगा, आपका जाएगा ये, याद रखिएगा इंटरेस्ट वाला में, जहां पे आपका फाइनेंस कॉस्ट था, ठीक है। यानी बोला जाए
फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। कहाँ जाएगा? फाइनेंस कॉस्ट। यानी इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट, आपने जो पब्लिक से डिपॉजिट लिया है उस पर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, फाइनेंस कॉस्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनेंस कॉस्ट में चला गया। वेजेस, अब वेजेस कहाँ जाएगा? सीधी सी बात है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में जाएगा। हमने लिख दिया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला क्या आता है? अगला आता है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, खर्चा। कौन सा? क्या ये कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस? नहीं। एम्प्लॉय बेनिफिट? नहीं। फाइनेंस? नहीं। परचेज स्टॉक रेंट? नहीं। कहाँ जाएगा ये सर? अदर। ये अदर, यानी कहाँ जाएगा? अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी कर सकते हो, नहीं आता है तो देख सकते हो, सीधे सी बात है। ठीक है, तो चलो ये हो गया हमारा एक्सपेंसेस, हमारा पूरा हो गया। अब क्या होगा? इंटरेस्ट अर्न कहाँ जाएगा? अदर इनकम में जाएगा। कहाँ जाएगा ये हमारा? अदर इनकम। देखो इंटरेस्ट अर्न कमाए हैं, कहाँ जाना चाहिए? अदर इनकम में जाएगा। सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप कहाँ जाएगा? रेवेन्यू, यानी कहाँ जाएगा ये? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में जाएगा। समझ में आ रहा है कैसा बना रहे हैं? परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, देखो ये निकाल के दे, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये निकाल के आपको दे देगा। तो ये क्या हो गया मेरा? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये आपको निकाल के दे दिया, हम लोग निकाल के लिख देंगे स्टॉक एंड ट्रेड। अगला आते हैं इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन। टर्म लोन कहाँ जाना चाहिए? ये जाएगा आपका फाइनेंस कॉस्ट में, फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये कहाँ जाएगा? आपका फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। समझ आ गया? अच्छा, फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, अगला क्या? बोनस। बोनस कहाँ जाएगा? बोनस सीधी सी बात है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में जाएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में जाएगा। चलो ये भी हो गया, एक्सपेंसेस में जाएगा। मटेरियल्स परचेज, मटेरियल्स परचेज कहाँ जाता है? कहाँ जाना है? या तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में जाएगा। कहाँ जाएगा ये? कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम में जाएगा। मटेरियल्स कंज्यूम में जाएगा। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो भैया आप वीडियो को फिर से बैक करो, सारा लिख लो, तो आपको याद आ जाएगा कहाँ जाएगा। सीधी सी बात है। ठीक है, वीडियो को बैक करके आप कर सकते हो आराम से। तो फटाक से देखो ये सारा मैंने कर लिया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम तक। ठीक है, और कुछ बचा है? अगर कुछ बचा है तो और थोड़ा बहुत कर देता हूँ बैठ के लिए। ठीक है, पर आप इसको उतार लो, फिर कुछ और एग्जांपल देता हूँ, टॉपिक को खत्म करते हैं। चलिए उतारना चाहिए। चलो बच्चों और थोड़ा सा मैं एग्जांपल लेकर आया हूं, जल्दी से इस एग्जांपल को करते हैं। अगर कर सकते हो खुद से तो वीडियो को पॉज करो और खुद से बनाओ, और नहीं कर सकते तो भैया मेरे साथ करें। चलो वीडियो को पॉज कर लो फटाफट और फिर बनाओ। चलो आपने वीडियो को पॉज करके बनाया होगा खुद से, चलो मिलाते हैं। सबसे पहले लिखा है गुडविल एमोर्टाइज, ये कहां जाएगा? तो ये जाएगा आपके रखना, आपको जो हेड बना था डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन जो बना था उस हेड में चला जाएगा। तो इसको अच्छा से लिखेंगे हम लोग, क्या पूरा नाम लिखेंगे डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइज एक्सपेंसेस। ठीक है, ये आई होगा, याद रखना, मैं हमेशा सटा लेता हूं तो आपको कंफ्यूज मत हो जाना। एक्सपेंसेस, ठीक है, ये ऐसे चला गया। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर ये किस पे जाएगा? ये आपका जाएगा, इसका हेड बनेगा फाइनेंस कॉस्ट का। ठीक है, अगला ग्रेच्युटी पेड है, ये कहां जाएगा? ये जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, बेनिफिट एक्सपेंसेस में मेरा जाएगा। ठीक है, पैटेंट रिटर्न ऑफ ये कहां जाएगा? ये भी हमारा जाएगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमारा इंटेंजिबल होता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, यानी अमोर्टाइज एक्सपेंसेस में चला जाएगा। ठीक है, चलो ये हमारा चला जाएगा। अगला क्या है? डेप्रिसिएशन मशीनरी, डेप्रिसिएशन कहां जाएगा? सब बच्चा ये हेड में जाएगा, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइज एक्सपेंसेस में जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी हमारा चल गया। अगला क्या आता है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, हमने भैया सेल किया फिक्स्ड एसेट को, प्रॉफिट हुआ, ये रेवेन्यू नहीं जाएगा, ये जाएगा अदर इनकम पे। किसमें जाएगा? ये हमारा अदर इनकम्स के हेड में जाएगा। समझ में आया? तो ये था पूरा का पूरा हेड
सब हेड यानी बोला जाए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का सारा कुछ एक ही वीडियो में मैंने आपको करके दिखा दिया। आई होप कि आपने मेरे वीडियो से सीखा होगा। ये वीडियो फिर लंबी गई है मानता हूं, लेकिन बहुत कुछ इस वीडियो में है, अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। और आई होप कि आपने पक्का सीखा होगा, तो लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, एक चीज बोलूंगा, अकेले अकेले मत ज्ञान हासिल करो, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करो। यानी ज्ञान अकेले मत लो, ज्ञान का बंटवारा करो, भंडारा खोलो और अपने दोस्तों को भी दो। तो उनको भी बोलो कि वो अपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक देना। अगर उनको वीडियो पसंद आ रही है, वो कुछ सीख रहे हैं, तो जरूर लाइक देना बिल्कुल भूलिएगा नहीं। अकेले अकेले कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो, तो आज ये टॉपिक हमारे तरफ से खत्म होता है। और जिन लोगों ने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो देख रहे हैं, तो जल्द से जल्द मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भूलिएगा नहीं, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो अलविदा करने वक्त हो गया है। टाटा, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबा शुभ रात्रि, थैंक यू। इसे आप आराम से कॉपी कर लेना, ठीक है। चलो।